हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। यानी कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है, उज्जवल होने वाला है, अंधकार में जाने वाला है, आप कितना सफल होंगे, कितने असफल होंगे, ये सब आप आज ही बता सकते हैं। कैसे? अपने डेली रूटीन को एनालाइज करके। अगर आप मैक्सिमम टाइम फोन में लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स वगैरह देखते रहते हैं, लोगों की फोटोग्राफ्स देख के जलते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, फालतू की बातों में आपका ज्यादा ध्यान है, चाचा जी ने फलाने को क्या बोल दिया, क्या हो गया घर पे, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान है, तो क्या आपको लगता है आप सक्सेसफुल हो पाएंगे? लेकिन वहीं आसपास में कुछ भी होता रहे, आपका फोकस अगर आपकी पढ़ाई के ऊपर है, आप डेली में आपने जो टारगेट बनाया उनको अचीव करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप सफल होंगे, राइट? तो कि आप सभी लोग अपने पूरे दिन को एनालाइज कीजिए कि आप कैसे क्या काम करते हैं, पूरे दिन को कैसे यूटिलाइज करते हैं। आपको आज ही पता चल जाएगा कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। Prime Minister Narendra Modi's first Independence Day speech in his third term in office। बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली इंडिपेंडेंस डे स्पीच उनके तीसरे कार्यकाल में, और या क्या हो गई, 11th हो गई 2014 से लेके। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेके अब तक ये उनकी 14वीं स्पीच है। सॉट टू सिग्नल कंटिन्यूटी एंड अथॉरिटी। सॉट टू मतलब कि इशारा करना, दर्शाना। ठीक है, तो क्या कर रहा था? कंटिन्यूटी को दर्शा रहा था, अथॉरिटी को दर्शा रहा था, particularly in the context of the fact that he is now leading a coalition government। खास तौर पे इस संदर्भ में कि वे इस वक्त वो एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। He called for a uniform civil code। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का आह्वान किया। Terming it a secular measure agnostic of religious faiths। और कहा कि ये क्या है, सेक्युलर, ये बहुत ही सेक्युलर, बहुत ही धर्म निरपेक्ष कदम है, जो कि बहुत ही नॉन रिलीजियस है। एग्नोस्टिक मतलब कि नॉन रिलीजियस ऑफ रिलीजियस फेथ, यानी कि ये बहुत ही सेक्युलर कदम है, सभी धर्मों का मान रखने वाला एक कदम है, जिसमें कि किसी भी धर्म का हनन नहीं होगा, उसके फेथ का हनन नहीं होगा। One nation, one election and increased safety of women against the backdrop of sexual assault and murder of an on-duty डॉक्टर इन कोलकाता रिसेंट। साथ ही उनने वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात भी कही, और साथ ही साथ उनने महिलाओं की सुरक्षा जो बढ़ी है उसके बारे में चर्चा करी, वो भी तब अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, मतलब कि किसके संदर्भ में कहा, वो उनने कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट और फिर उनका मर्डर कर दिया गया, उस घटना के ऊपर उन्होंने ये बात कही। मिस्टर मोदी सेड देयर वर अटेम्प्ट्स टू डिस्टेबलाइज द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। बोल रहे मिस्टर मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी किसके लिए कहा गया होगा? हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, उसी की वजह से हमारा शेयर मार्केट जो है वो सारा उसमें उथल पुथल हो गई, तो उसी लिए कहा होगा। echoing the BJP's views on a recent report by US based short seller Hindenburg Research। तो जो क्या करता है, echoing करना मतलब दर्शाता है, बोलता है, किसको बोलता है? जो बीजेपी की विचार है, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है रिसेंटली, जो कि एक यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर कंपनी है, उसकी जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में ये कहा गया बीजेपी की तरफ से, यानी कि पूरे बीजेपी की जो आवाज है उसको दर्शाता है। दैट हैज एक्यूज द हेड ऑफ स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जिन्होंने सेबी की जो हेड है, जो कि सेबी क्या है, एक रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट, और उसकी जो हेड है उनको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोपी बताया। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि जिसमें कोई सरकारी अधिकारी किसी पॉलिसी को, किसी चीज को अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए चेंज करे, उसमें कुछ हस्तक्षेप करे, उसमें कुछ निर्णय वगैरह ले। ठीक है, तो उसका होगा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मिस्टर मोदी क्रिटिसाइज द कंटिन्यूइंग ट्रेंड ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। उन्होंने तो ये सजेस्ट किया गया that 1 lakh first generation young leaders should enter electoral politics at various level। कि 1 लाख युवा लीडर्स को पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहिए अलग अलग स्तरों पे। ठीक है, एंड ऑल्सो एक्सप्रेस्ड होप
फॉर पीस बीइंग रिस्टोर्ड इन बांग्लादेश। और फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में शांति बहाल हो जाए। रिव्यूइंग हिज 2 टर्म्स इन पावर, अपने ही 2 शासनकालों को खुद ही रिव्यू करते हुए, ही क्लेम्ड दैट इंडिया हैज मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने क्लेम किया, दावा किया कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी उछाल ली है, बहुत बड़ा प्रगति की है किसकी फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बहुत सारे लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कह रहा है कि हम डिप में जा रहे हैं, फिर भी मोदी जी का कहना यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बहुत उछाल लिया है। एंड इन फाइटिंग करप्शन, ऑपोजिशन के ऊपर सीबीआई की, ईडी की रेड परवा के अपनी पार्टी तो करप्शन मुक्त है, तो वो करप्शन से भी फाइट करने में इसमें काम कर रहे हैं। एंड वाउड टू स्टे द कोर्स रिगार्डलेस ऑफ ऑब्स्टिकल्स, और उन्होंने कसम खाई कि वो इसी पर डटे रहेंगे चाहे जितनी भी बाधाएं आ जाए, ऑब्स्टिकल्स यानी कि बाधाएं आ जाए। The desirability of a uniform civil code or more youngsters in politics or fighting corruption is not in question. तो इस वक्त सवाल इस बात के ऊपर नहीं है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रहे हैं या और ज़्यादा युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए या फिर आप करप्शन से लड़ रहे हैं या नहीं है, ये कोई सवाल इस वक्त है ही नहीं वैलिड। बट unfortunately all this remain contentious issues largely due to government's partisan approach। पर फिर भी बड़े दुखद संवाद से कहना पड़ रहा है कि ये फिर भी कंट्रोवर्शियल, कंटेंशियस मतलब कि विवादास्पद मसले बने हुए हैं, खास तौर पे लार्जली ड्यू टू मतलब बेसिकली इसलिए, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि जो करंट सरकार है, गवर्नमेंट है, वो पार्टीसन है, पक्षपाती अप्रोच रखती है, उसका पक्षपाती रवैया है। वो इन्हीं मसलों के ऊपर बात करना चाहती है, वो महंगाई के ऊपर बात नहीं करना चाहती, एजुकेशन जो खराब हो रही है उसके ऊपर बात नहीं करना चाहती, हमारे जो बेरोजगार युवा बैठे हैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहती। बट जो उनको सूटेबल लगता है या वो जो जनता को सुनाना चाहते हैं, जो इनके दिमाग में डालना चाहते हैं, वो सिर्फ उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। That leader of the opposition, Rahul Gandhi, was seated in a back row of the audience at Red Fort where Mr. Modi delivered his customary address is instructive। बोल रहे हैं, और ये बात कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जो है वो पीछे की रोज में बैठे हुए थे ऑडियंस में, कहाँ पे, जब लाल किले से मोदी जी ने अपना अभिभाषण दिया तो पीछे की रो में बैठे हुए थे। ये क्या है, कस्टमरी एड्रेस, जो उनका आमतौर पे 14-15 अगस्त को वही भाषण देते हैं, 15 अगस्त का जो कस्टमरी एड्रेस है उस टाइम पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अपने पीछे की रो में बिठाया है। ये बड़ा ही एक रिवीलिंग कुछ तथ्य है कि भाई ये सरकार की दशा को बताता है, उनकी मंशा को बताता है। The government's explanation for this breach of precedent that the seats in the front rows were given to the members of this year's Olympic team is hardly a reasonable one। अब ये राइटर का ओपिनियन है, ठीक है। राइटर ये कह रहे हैं कि सरकार का जो तर्क आया इसके ऊपर कि प्रेसिडेंट मतलब मिसाल, ये जो उन्होंने मिसाल कायम करी है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको ब्रीच करके, उसका उल्लंघन करके, तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि फ्रंट रो की जो सीट्स थी वो इस साल की जो ओलंपिक टीम है उसके सदस्यों के लिए रिजर्व रखी गई थी, उनको वहां पे बिठाया गया था। तो राइटर कहते हैं कि मुझे ये तर्क रीजनेबल नहीं लगता, वैध नहीं लगता। The government needs to be less unilateral and more consultative if it is truly committed to advancing a unified national agenda in the 78th year of India। बोल रहे हैं कि इस सरकार को लेस यूनिलैटरल मतलब एकाधिकार, एक के ऊपर एक तरफा, ठीक है, तो इस सरकार को एक तरफा कम होना पड़ेगा और मोर कंसल्टेटिव का मतलब है विचार विमर्श वाली, दूसरों की बातों को सुनने समझने वाली, ऐसा बनना पड़ेगा। अगर उनका जो कमिटमेंट है, उनका जो दावा है, उनका जो कसम है कि भाई हम क्या करेंगे, यूनिफाइड एक देश के तौर पे, एकीकृत देश के तौर पे नेशनल एजेंडा लेकर चलेंगे अपने 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में, तो ये कहने के लिए अगर उनको ये करना है वाकई में, तो उनको कम यूनिलैटरल होना पड़ेगा और मोर कंसल्टेटिव होना पड़ेगा। A uniform civil code in a country as diverse as India requires consensus building and ending the opportunistic use of the issue to attack the Muslim community। बोल रहे हैं अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना
चाहिए चाहते हो, वो भी एक हिंदुस्तान जैसे देश में जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा व्यवस्था है, तो आपको कंसेंसस चाहिए। कंसेंसस चाहिए मतलब कि आपको सहमति बनानी पड़ेगी, कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा लोगों को, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में बातचीत करके, उनको अपनी बात समझा के, उनकी बात सुन के, कुछ उनके पॉइंट्स को ऐड करके, कुछ अपने पॉइंट्स बताकर आपको कंसेंसस बनाना पड़ेगा। और ये जो प्रथा चल रही है कि भाई एक इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह, अवसरवाद की तरह इस्तेमाल करके मुस्लिम कम्युनिटी को अटैक करने की कोशिश की जाए, ये छोड़ना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट कैन नॉट फाइट करप्शन बाय इन्वेस्टिगेटिंग ओनली ऑपोजिशन लीडर्स। जाहिर सी बात है, आप करप्शन का दावा कर रहे हैं कि भाई हमने करप्शन खत्म कर दिया, कैसे? तो कैसे आप करप्शन की जांच कर रहे हैं? केवल ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर ईडी सीबीआई की रेड करवा के? तो यही राइटर कह रहे हैं कि सरकार करप्शन से नहीं लड़ सकती केवल ऑपोजिशन लीडर्स को अटैक करके, उनको इन्वेस्टिगेट करके, एंड ओवरलुकिंग सीरियस चार्जेस अगेंस्ट द फंक्शनरीज सच एज द सेबी चीफ, और नजरअंदाज करके जो फंक्शनरी मतलब अधिकारी, पदाधिकारी जो होते हैं, उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं जैसे कि सेबी चीफ के ऊपर लगे हैं, तो इनको नजरअंदाज करके आप करप्शन को फाइट नहीं कर सकते। क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट अ कंस्पिरेसी टू डिस्टेबलाइज नेशन। अगर सरकार की किसी बात पे निंदा करते हैं, देखो हम लोग घरों में रहते हैं अपने अपने, हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे पेरेंट्स भी हमें बताते हैं ना कि भाई बेटा तुम ये चीज गलत कर रहे हो, राइट? और आप, अगर आपको अपने मम्मी पापा की कोई बात गलत लगती है तो आप भी उनको बताते हैं कि पापा मुझे आपकी ये बात सही नहीं लग रही है, मम्मा मुझे आपकी ये बात सही नहीं लग रही। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप घर के हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं या वो आपकी जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ, वो तो बचाना चाहते हैं ना। तो सेम चीज यहाँ पर है कि अगर सरकार की कोई निंदा करता है, उनकी पॉलिसीज की खराब नीतियों की निंदा करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए यानी कि अव्यवस्थित करने की साजिश कर रहे हैं। एंड लेबलिंग इट as such is appealing only to a diminishing number of people। और इसको इस तरीके से दर्शाना जो है, अब वो बहुत घटती हुई संख्या वाले लोगों को ही अपीलिंग लग रहा है, उचित लग रहा है। यानी कि पहले जितने लोग इस बात को, जैसे मोदी जी ने बोला कि भाई ये लोग तो देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले काफी सारे लोग इस बात को मान जाते थे, ठीक है। लेकिन अब लोग धीरे धीरे सोच रहे हैं कि यार आपसे सवाल कुछ भी करो, आपने नेहरू को लेकर आना है जिनको मरे हुए कई जमाने हो गए, और आप फिर कांग्रेस को ले आएंगे कि भाई हमने आपसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आप बोलेंगे जी आपने क्या किया। तो ये कोई भी पॉलिटिक्स आगे बढ़ने वाली नहीं है, ये अपने आप को बस कीचड़ उछालने वाली बात कर रहे हो आप आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहे। अगर मान लो कि आपका कोई एग्जाम, पिछले साल आपने एसएससी दिया, आपकी कुछ गलतियां होगी, आप उसको नहीं सीखोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो दैट मीन्स आप विफल रहोगे। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी मिस्टेक से सीख के, और दूसरों की मिस्टेक से भी, आपके किसी फ्रेंड ने दिया था, उसका आपका अटेम्प्ट पता चला कि उसने ये वाला अटेम्प्ट में ये गलतियां करी थी, XYZ गलतियां करी थी, तो उनसे सीख के आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपको फायदा है ना। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को क्या चाहिए? हमारे देश को बचाना चाहिए या उनको अपनी सरकार की कुछ गलत नीतियों को डिफेंड करना चाहिए, राइट? तो बोल रहे हैं कि ये घटती संख्या वाले लोगों को ही अब समझ में आ रही है। Independence Day should be a good occasion as any other to remember that the nation is not the government। बोल रहे हैं इंडिपेंडेंस डे एक बहुत अच्छा एक अवसर है, बहुत अच्छा एक ओकेजन है, एज एनी अदर, किसी भी और ओकेजन की तरह, जहाँ पे ये बात हम सीख सकें, याद कर सकें कि देश सरकार नहीं है। एक सरकार जो है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो पूरे देश की ओपिनियन को रिप्रेजेंट नहीं करती, एंड सर्टनली नॉट सिनोनिमस विद द पार्टी इन पावर। और साफ तौर पे एक जो पार्टी सत्ता में है उसका मतलब ये नहीं है कि वही हिंदुस्तान है। The freedom is for keeping the government of the day accountable to the people through a political process। आज़ादी असल मायने में तभी होगी जब हम, जो इस समय शासन में सरकार है, चाहे आज की बात करें, चाहे पहले की बात करें, चाहे आगे आने वाले समय की बात करें, जो भी उस समय करंट रिजीम है, करंट पावर है, वो अकाउंटेबल हो लोगों के प्रति, यानी कि उनकी जवाबदेही हो लोगों के प्रति पॉलिटिकल प्रक्रियाओं के जरिए। यही वास्तव में आज़ादी है, यही वास्तव में डेमोक्रेसी है। अब बार बार लेकर आते हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाई थी, तो जो इमरजेंसी लाई थी उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, वो हारी
और बुरी तरीके से हारी, ठीक है, उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और अपनी जान गंवा के भी भुगतना पड़ा। दैट डजंट मीन कि वो सही थी, बट क्या वो गलत थी तो उसके ज्यादा गलत के एवज में आप थोड़ा कम गलत करके अपने आप को जस्टिफाई कर लेंगे? गलत गलत इवन आउट नहीं हो सकते ना, कम गलत चाहे ज्यादा गलत इवन आउट नहीं हो सकते। आप गलत करेंगे उनके गलत के चक्कर में कि उन्होंने गलत किया था तो हमारे पास भी ये फ्रीडम है कि हम इतना सा तो गलत कर ही सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता, सरकारें देश ऐसे नहीं चलते, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following can be inferred from the passage regarding Prime Minister Narendra Modi's stance on Uniform Civil Code? बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी बात हमें समझ में आती है कि नरेंद्र मोदी जी का क्या ओपिनियन है, क्या उनका स्टैंस है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो उन्होंने इसको एक सेक्युलर कदम बताया है, राइट? द यूसीसी इज सपोर्टेड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। इनकरेक्ट है, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज इसके विरोध में है। द यूसीसी इज कंसिडर्ड अ सेक्युलर मेजर बाय प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल करेक्ट है, उनके अनुसार ये एक बहुत सेक्युलर कदम। According to the passage, Mr. Modi calls for one nation, one election is closely related to which of the following goals? बोल रहे हैं मोदी जी के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन की जो आवाहन है उससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या गोल है उसका? रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो क्या वंशवाद नहीं होगा? इनकरेक्ट है, ठीक है, राइट? एनहांसिंग वुमेन्स सेफ्टी अक्रॉस इंडिया। महिलाओं की सुरक्षा देश भर में बनाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। इनकरेक्ट है, महिलाओं की सेफ्टी का वन नेशन वन इलेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। स्ट्रीमलाइनिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, वो इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन से। वो पूरी इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको रेखांकित एक सीमा में, एक सेध में लाना चाहते हैं, उसको बहुत ज्यादा सुचारू बनाना चाहते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What does the passage refer to when it mentions attempts to destabilize the economy of the country? बोल रहे हैं पैसेज में किस बारे में कहा गया कि यहाँ पे हमारे देश की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की बात की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। तो जो हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक कंपनी है जो कि एक शॉर्ट सेलर कंपनी है, उसकी रीसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने सेबी चीफ के ऊपर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लगाए हैं। उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो जो अडानी ग्रुप है उसको क्लीन चिट देने में इतनी तत्पर इसलिए थी क्योंकि उनका भी उसमें स्टेक है, इसलिए। तो ये जो आरोप है इनके जरिए हमारी शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई है, बहुत ही ज़्यादा डिप भी आया है उसमें। तो इस वजह से कहा गया कि ये प्रयास किया गया था हिंदुस्तान की मार्केट को डिस्टेबलाइज करने का। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमारी जो शेयर मार्केट है उसके ऊपर डायरेक्टली प्रभाव कुछ नहीं पड़ रहा। क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग द हैंडलिंग ऑफ वुमेन सेफ्टी इनकरेक्ट है। द रीसेंट रिपोर्ट बाय हिंडनबर्ग रिसर्च, ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to the passage, in order to advance a unified national agenda, the government should be, बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार, अगर हमें एक एकाकृत देश का भला चाहिए, एकाकृत देश का हमें एजेंडा आगे फॉलो करना है, उस पे उसकी तरफ बढ़ना है, अग्रसर होना है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? उसको यूनिलैटरल कम होना पड़ेगा और ज़्यादा कंसल्टेटिव होना पड़ेगा। यूनिलैटरल एंड असर्टिव इनकरेक्ट है। लेस यूनिलैटरल एंड मोर कंसल्टिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What does the passage suggest about the government's approach to criticism? पैसेज में सरकार की क्या रवैया रहा क्रिटिसिज्म के लिए, उसके बारे में क्या बताया जाता है? तो जाहिर सी बात है कि जब भी सरकार का क्रिटिसिज्म किया जाता है वो बोल देते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये देश विरोधी हैं, ये टेररिस्ट हैं, एंटी नेशनल हैं। उनको किसी भी तरीके से वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनको किसी भी तरीके से हामी नहीं भरते कि हाँ जी हो सकता है हमसे गलती हुई हो। ऐसा तो मानना इस सरकार की डिक्शनरी में ही नहीं है। हालांकि बार बार वो जो भी बिल्स लेकर आते हैं उनको वापस भी उनको लेना पड़ता है आक्रोश देखते हुए, बट स्टिल ये मानने को तैयार नहीं कि हमसे बिल बनाने में गलती हो जाती है। द गवर्नमेंट वेलकम्स क्रिटिसिज्म एज अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग गवर्नेंस, इनकरेक्ट है। अगर ऐसा करती तो शायद देश के हालात बहुत बेहतर होते और इतने सारे लोग केवल यूट्यूब पे वीडियोस या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के नहीं अपना जीवन यापन कर रहे होते या उसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रहे होते, हमारे देश में नौकरियां होती।
द गवर्नमेंट labels criticism as a conspiracy to destabilize the nation। बिल्कुल करेक्ट है, सरकार का यही दावा है कि ये जो भी हमारे अगेंस्ट में बोल रहे हैं वो सब हमारे देश की स्थिति को डिस्टेबलाइज करने की प्रयास है। Barely a week after Indian Premier League final, most of the leading cricketers have already got down to the grind as the ICC T20 World Cup dash in United States of America on Saturday। तो बोल रहे हैं कि अभी बामुश्किल एक ही हफ्ता हुआ था इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल को खत्म हुए कि अधिकतम जो इंडियन लीडिंग क्रिकेटर्स हैं, जो मेन क्रिकेटर्स हैं जो टीम में खेलते हैं आमूमन, तो वो क्या कर चुके हैं, हैव ऑलरेडी गॉट डाउन टू ग्राइंड। तो गॉट डाउन टू ग्राइंड का मतलब होता है किसी ब्रेक के बाद में वापस मेहनत करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो वो ऑलरेडी मेहनत ब्रेक से और निकल के मेहनत करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि ICC T20 वर्ल्ड कप जो है वो शुरुआत हो चुकी है कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सैटरडे से। ठीक है, The Willow game no longer has an off season and the championship that would dash through the US and the West Indies। बोल रहे हैं ये जो इतना प्रसिद्ध गेम है इसमें अब कोई भी ऑफ सीजन नहीं होता, यानी कि इसमें ब्रेक नहीं होता। और जो चैंपियनशिप है, कौन सी चैंपियनशिप है, T20 वर्ल्ड कप की जो चैंपियनशिप है वो US और वेस्ट इंडीज के थ्रू खेली जाएगी। और इसमें फीचर्स 20 टीम्स स्प्लिट इनटू 4 ग्रुप्स। 20 टीम्स होंगी जिनको 4 भागों में, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। एंड द फाइनल विल बी हेल्ड इन बारबाडोस ऑन 29 जून। बोल रहे हैं कि जो फाइनल होगा इसका वो बारबाडोस में होगा 29 जून को। Right through the dash units such as India and Australia to Papua New Guinea and Uganda, the tournament may display an evangelical zeal to promote cricket in a sporting universe that always favors football। बोल रहे हैं चाहे हम वेल एस्टैब्लिश्ड टीम्स की हो सकता है बात कर रहे हो, या फेमस टीम्स की बात कर रहे हो, या प्रोमिनेंट टीम्स की बात कर रहे हो, तो चाहे इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर पपुआ न्यू गिनिया या युगांडा जैसी टीम्स हो, ये जो पूरा टूर्नामेंट है ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। एवेंजलिकल मतलब कि बड़ा ही एंजलिक यहाँ पे जील है, जील मतलब उत्साह है क्रिकेट को प्रमोट करने का, वो भी ऐसे परिवेश में, US में हो गया या वेस्ट इंडीज की बात की गई जहाँ पे क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल को फेवर किया जाता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में ये लोग क्रिकेट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट with its 3 versions of tests, ODIs and T20s। क्रिकेट जिसमें 3 वर्जन है गेम के, टेस्ट मैचेस होते हैं, ODIs होते हैं, T20s होते हैं, can at times lapse into an identity crisis with the game's purity and metal vesting with the 5-day format, while the commercial muscle almost entirely dash the shorter avatars। बोल रहे हैं क्रिकेट जिसमें कि ये 3 वर्जन्स होते हैं क्या करता है, कभी कभार लैप्स इनटू आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी कि थोड़े समय के लिए इसकी आइडेंटिटी का क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब एक ऐसी परिस्थिति जिस समय पे आपको खुद ही नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। कई लोगों को जैसे पता ही नहीं है कि क्रिकेट क्या है। जैसे कि किसी फुटबॉलर से पूछा गया था कि आप बताओ आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, या आपने क्या विराट कोहली को जानते हो, तो उन्होंने बोला मैंने कभी क्रिकेट देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है गेम कैसे खेला जाता है। राइट, तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है क्रिकेट का कि इसकी पहचान नहीं है, और किसके साथ में मिक्स होता है, गेम की प्योरिटी के साथ में लैप्स हो जाता है, या फिर मेटल वेस्टिंग जो 5 डेज क्रिकेट का फॉर्मेट है उसके साथ में कभी मिक्सअप हो जाता है, या फिर कभी इसका जो कमर्शियल मसल मतलब जो शॉर्ट पीरियड के गेम्स होते हैं उनके साथ में मिक्स होता है। एंटायरली डैश द शॉर्टर अवतार्स। Even within these layers, the granular issue gets complex as T20s never have the same allure that domestic leagues such as the IPL। बोल रहे हैं और इन छोटे छोटे इतने सारे लेयर्स होने के बावजूद भी जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, मसले हैं, वो बहुत जटिल हो जाते हैं। जैसे कि T20 को कभी भी इतना ग्रैंड एल्योर या उस तरीके का विगर या उस तरीके का उत्साह नहीं देखने मिला जैसा कि डोमेस्टिक लीग्स जैसे कि IPL को देखने
देखने मिलता है। हम लोग तो पूरा घुस ही जाते हैं क्रिकेट में, हमारे तो जितने दिन आईपीएल चलेगा घरों में उतने दिन बस टीवी पे और कुछ चल ही नहीं सकता, राइट। और या फिर अगर हस्बैंड्स काम भी कर रहे हैं तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद स्कोर देखते रहेंगे अपनी फेवरेट टीम्स का। तो उस दौरान में हमारे यहाँ पे तो जितना जील, जितना एंथुजियाज्म आईपीएल का होता है उतना टी20s को इतना नहीं देखने मिलता। Barely a week after Indian Premier League final, most of the leading cricketers have already got down to grind as the ICC T20 World Cup dash in United States. अब उसकी शुरुआत हुई है ना यूनाइटेड स्टेट्स में, कमेंस मतलब किसी चीज की शुरुआत होना, आरंभ होना। प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट से डिक्लेयर करना। मार्ग मतलब चिन्हित करना। इंड्यूस मतलब किसी चीज को प्रेरित करना। तो यहाँ पे शुरुआत हुई है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The Willow game no longer has an off-season and the championship that would dash through the US grasp मतलब किसी चीज की पकड़। ladder मतलब की सीढ़ियां, ठीक है। हिंडर मतलब रुकावट। और मियांडर मतलब कि धीमे धीमे बढ़ना या बिना किसी निश्चित दिशा के चलना। तो यहाँ पे जो चैंपियनशिप है वो धीरे धीरे कहाँ से बढ़ेगी, यूएस से होते हुए वेस्ट इंडीज तक जाएगी, ठीक है। सो ऑप्शन डी मियांडर इज करेक्ट। Right through the dash units such as India and Australia. Enriched मतलब बहुत ज़्यादा समृद्ध। पेडिग्रीड मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा वाले। अप्रोचिंग मतलब आगे आना, निकट आना। प्रोग्रेसिंग मतलब जो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया गया, तो ये क्या है, पेडिग्रीड है, काफ़ी वेल नोन है, रिनाउंड है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Cricket, with its three versions of Tests, ODIs and T20s, can at times lapse into an identity crisis with the game's purity and metal wasting with the 5-day format, while the commercial muscle almost entirely dash the shorter avatar. Hinges on मतलब किसी चीज पर निर्भर करना। तो कमर्शियली सक्सेस क्रिकेट की किसके ऊपर डिपेंड करती है, छोटे इसके जो स्वरूप है उनके ऊपर। शूट अप का मतलब होता है अचानक से बढ़ना। फर्म अप मतलब मजबूत करना। टोन डाउन मतलब कम करना। तो यहाँ पे वो निर्भर करता है बता रहे हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Even within these layers, the granular issues get complex as T20s never have the same allure that domestic leagues such as the IPL. Front मतलब आगे। ब्लीक मतलब निराशाजनक। फ्लॉन्ट मतलब दर्शाना, प्रदर्शन करना। और फेसिट मतलब पहलू। तो यहाँ पे जो आईपीएल दर्शाता है, जितना विगर जितना की एंथुजियाज्म आईपीएल दर्शाता है, उतना टी20 को नहीं देखने मिलता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Many promote bamboo planting for erosion prevention and to reverse the effects of global warming. अब यहाँ पे जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो हमें बताना है, ठीक है। मैनी की स्पेलिंग करेक्ट है, प्रमोट की स्पेलिंग करेक्ट है, बैम्बू भी करेक्ट है। प्लांट करना, ट्रीज को प्लांट करना, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बैम्बू प्लांटिंग को बढ़ावा दीजिए सॉइल इरोजन को रोकने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए। इरोजन के भी करेक्ट है, प्रिवेंशन एंड टू रिवर्स की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। रिवर नहीं होता, रिवर्स, REVERSE, रिवर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। The doctor who deals with the female reproductive system. अब इसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है। एक ऐसा डॉक्टर जो महिलाओं के रिप्रोडक्शन सिस्टम से डील करता है उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि जो आंखों के बीमारियों से डील करता है। ऑर्थोडोंटिस्ट यानी कि दांतों का विशेषज्ञ। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का विशेषज्ञ। गायनेकोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। An open space usually rectangular and enclosed in a building. बोल रहे हैं किसी भी बिल्डिंग के अंदर अगर कोई ओपन स्पेस हो जो कि अमूमन किस में हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट है क्वाड्रूप्ड मतलब चार पैर वाला जानवर। क्विंटन का मतलब होता है, क्विंटन 18वीं सदी में इस्तेमाल किया जाने वाला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि वायलिन की तरह लगता था, ठीक है। क्वाड्रैंगल बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर और उसमें चार एंगल्स हैं, चार दिशाएं हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर है
और इनक्लोज्ड है किसी बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो क्वाड्रेंगल इज करेक्ट। क्विंटेसेंशियल, क्विंटेसेंशियल का मतलब होता है बहुत ही एप्ट एग्जाम्पल, बहुत ही उम्दा उदाहरण। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Mr. Satterthwaite was shrewd enough to penetrate her meaning. Shrewd मतलब चालाक, चतुर, कनिंग, विटी। तो बोल रहे हैं मिस्टर स्टेथरवेट जो थे वो इतने चतुर चालाक थे कि वो उसका मतलब कोई महिलाएं वो कुछ बोल रही होंगी उसका मतलब समझ पा रहे थे। एज्ड, एज्ड मतलब उम्र दराज। फनी मतलब हंसी मजाकिया। इनोसेंट मतलब भोले भाले मासूम। स्मार्ट, स्मार्ट मतलब चतुर चालाक। तो सिनोनिम बताना है, सिनोनिम मतलब भी चतुर चालाक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका गिवन ईडियम का मीनिंग बताना है। एट अ ड्रॉप ऑफ द हैट मतलब कि जैसे ही मैंने हैट गिराई वैसे ही, यानी कि इमीडिएटली। कंसेक्टिवली, कंसेक्टिवली इनकरेक्ट है। इवेंचुअली अंततः, सर्टेनली मतलब निश्चितता तौर पे, और इमीडिएटली मतलब तुरंत। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय माई फ्रेंड, अब इसका मीनिंग बताना है। स्टैंड बाय माई फ्रेंड का मतलब क्या होता है कि आप उसके हर परिस्थिति में दुख सुख में साथ दोगे। बी इन क्यू, बी इन क्यू मतलब आप एक लाइन में खड़े रहोगे। स्टैंड नेक्स्ट टू, किसी के साथ में खड़े रहोगे। सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कि उसका हर सुख दुख में साथ दोगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन मस्ट डू हिज हर ड्यूटी प्रॉपरली, जब वन बोला जा रहा है तो वन के साथ में बिलोंगिंगनेस बताने के लिए आगे क्या आएगा, वंस ही आएगा कि किसी भी इंसान को अपनी ड्यूटी जो है वो प्रॉपरली करनी चाहिए। राइट, हिज हर तो तब आएगा जब किसी व्यक्ति, स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, वंस ड्यूटी। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ड्यूटी नहीं होता ड्यूटी होता है। वन मस्ट डू वंस, ये वाला वंस नहीं आएगा, ये वंस एंड टूज एंड थ्रीज वाला वंस है। हमें अपोस्ट्रोफी एस जो कि बिलोंगिंगनेस बताता है वो लेना है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ कॉन्ग्रेगेशन ऑफ मॉन्क्स रीच शिमला फॉर द कन्वेंशन, बोल रहे हैं कॉन्ग्रेगेशन मतलब क्या होता है, जत्था। ठीक है, तो धार्मिक यात्रा वाला जत्था, यानी कि जितने भी मंक्स थे उनका एक जत्था जो है वो शिमला पहुंचा था अपने कन्वेंशन के लिए। अब स्पेलिंग क्या होते हैं कॉन्ग्रेगेशन के, CONGREGATION। ठीक है, तो कॉन्ग्रीग्रेशन नहीं होता, कॉन्ग्रीगेशन नहीं होता, क्या आएगा, कॉन्ग्रीगेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द कल्प्रिट हैड बिन शॉट फ्रॉम द बैक बाय द पुलिस इंस्पेक्टर, किसी पुलिस इंस्पेक्टर ने उसको पीठ पे गोली मारी है। तो शॉट इन द बैक होगा, फ्रॉम थोड़ी आएगा। शॉट टू, बैक को आप नहीं मारते, बैक के साथ नहीं मारते, बैक को ऑफ नहीं मारते, क्या मारते हैं, बैक में मारते हैं। सो जो कल्प्रिट था, मुजरम था, उसकी पीठ में गोली मारी गई। शॉट इन द बैक बाय द पुलिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रीड द बुक्स ऑफ APJ अब्दुल कलाम हु वॉज अ स्कॉलर। अब यहाँ पे स्कॉलर को बेस्ट क्या सब्सिट्यूट कर सकता है, तो आपको APJ अब्दुल कलाम की किताबें पढ़नी चाहिए। वो बेस्ट क्या थे, वो क्या थे, अ मैन ऑफ लेटर्स। बेस्ट स्कॉलर मतलब वो पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, विद्वान थे, यानी कि वो क्या थे, अ मैन ऑफ लेटर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे ब्रैकेट में एक वर्ड दिया है वेनिंग। ठीक है, वेनिंग का हमें सिनोनिम बताना है। वेनिंग का पहले मतलब क्या होता है, कम होने वाली, घटने वाली। तो क्वीन गुलनार ऑफ अरेबिया मॉन्ड हर डैश ब्यूटी। वेनिंग मतलब घटती हुई ब्यूटी को वो दुखी होती थी। मॉन्ड करना मतलब दुख जाहिर करना। तो उनकी ब्यूटी कम होती जा रही होगी तो उसको बड़ा दुख मनाती थी। अब इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। किसका, वेनिंग का। वेनिंग मतलब कम होना, फॉल्स मतलब नकली, फ्राइटनिंग मतलब डराने वाला, फेडिंग मतलब कम होने वाला, फ्यूटल, फ्यूटल मतलब कि बहुत ज्यादा व्यर्थ में काम किया हुआ कुछ। सो ऑप्शन सी फेडिंग इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है समरी का। समरी मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टाइप, अब उसका पूरा जिस्ट बता रहे हो कुछ चंद लाइनों में, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, आपने पूरा इन डिटेल किसी चीज को एक्सप्लेन करा है। एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब अचानक से। लेंदी मतलब बहुत लंबा। एलिप्टिकल, एलिप्टिकल आकार होता है एलिप्स की फॉर्म में। ठीक है, और सिग्निफिकेंट इस तरीके का होता है एलिप्टिकल। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब कि महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे एंटोनिम क्या बना, लेंदी। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
After 2 hours of wandering in the desert, we realized we were in a wild horse race. आप 2 घंटे तक डेजर्ट में इधर उधर भटकते रहे, फिर आपको एहसास हुआ कि यार इसका तो कोई फायदा नहीं है। जब आपको ये एहसास होता है कि इस कार्य का कोई फायदा नहीं है, इसको करने में आपको असफलता ही मिलेगी, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, वाइल्ड गूस चेस कर रहे हैं, क्योंकि उसको पकड़ नहीं सकते वाइल्ड गूस को। तीतर बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं, बा मुश्किल ही किसी के हाथ में लगते हैं, राइट। तो वाइल्ड गूस चेज मतलब क्या हो गया, व्यर्थ का प्रयत्न, राइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई विल बी अरेंज ऑल द नेसेसरी मटीरियल्स फॉर द प्रोग्राम। अब देखो, विल के साथ में या तो आप आई विल अरेंज, मैं करूंगा, ठीक है, ये लिख सकते हो, या फिर अगर आपने बी भी लगाना है तो बी के साथ में जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। आई विल बी अरेंजिंग ऑल द नेसेसरी मटीरियल्स फॉर द प्रोग्राम, मैं कर रहा हूँ, उसकी व्यवस्था मैं करूंगा, ठीक है, मेरे जिम्मे है वो चीज। तो आई वॉज अरेंज तो नहीं आएगा। आई वुड अरेंजिंग भी इनकरेक्ट है। आई के साथ में इज नहीं आता। आई विल बी अरेंजिंग ऑल द नेसेसरी मटीरियल्स फॉर द प्रोग्राम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Mrs. Gomathi was that tired and weak that she could scarcely walk. अब आप किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, बहुत ज्यादा वीक था, कि वो चल भी नहीं पा रहा था, मुश्किल ही चल पा रहा था, ठीक है। तो वही चीज आपने मिसेस गोमती के लिए बताया था। तो जब टायर्ड एंड वीक आ रहा है तो साथ में दैट की बजाय क्या आएगा, सो टायर्ड एंड वीक, वो इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी। तो दैट टायर्ड एंड वीक की बजाय दैट टायर्ड एंड वीक की बजाय क्या, सो टायर्ड एंड वीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।